मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत एक नए अध्याय पर चर्चा होगी और उस अध्याय का नाम है राजनीतिक विकास। विकास क्या है? आगे बढ़ना, कैसे आगे बढ़ना? जब हम राजनीति में विकास की चर्चा करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान शासन के द्वारा बनाई गई नीतियों पर केंद्रित हो जाता है। विकास दो तरफा होता है। एक राज्य में जब विकास की हम चर्चा करते हैं तो यह दुधारित दोनों तरफ से होना चाहिए। एक शासन की ओर से होना चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए, और इसका पूरा समर्थन जनता के द्वारा मिलना चाहिए। जब तक जनता का समर्थन राज्य की योजनाओं को नहीं मिलेगा तब तक कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। आज तृतीय दुनिया के तीसरे विश्व के देशों की सबसे बड़ी समस्या राजनीतिक विकास की है और तुलनात्मक राजनीति में इस राजनीतिक विकास पर चर्चा होती है। और राजनीतिक विकास आज की तारीख में राजनीतिक विज्ञान के लिए, तुलनात्मक राजनीति के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। विकास की दृष्टि से पूरी दुनिया को तीन भागों में बांटा जाता है। एक, विकसित देश, यूरोप के देशों को, अमेरिका के देशों को विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा, विकासशील देश, जो भी विकास के क्रम में है, अपना विकास कर रहे हैं। लंबे समय तक ये उपनिवेश थे, दूसरे देशों के अधीन थे। आज स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं और राज्य के शासन के संचालन की जिम्मेदारी यहाँ के नागरिकों में है। ये अपने देश का विकास कर रहे हैं, ये विकासशील देश। और तीसरे स्तर पर आता है अविकसित देश। अविकसित देश वे हैं जो बहुत लंबे समय तक पिछड़े हुए थे, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे और आज की तिथि में भी जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए। तो विकसित, विकासशील और पिछड़े देश, इसी के आधार पर उत्तर दक्षिण संवाद की चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। उत्तर दक्षिण का मूल भाव क्या है? यदि आप ग्लोब देखेंगे, जिसमें पूरे पृथ्वी का नक्शा, दुनिया के सभी देशों का जिसमें नक्शा होता है ग्लोब, यदि आप ग्लोब देखेंगे तो यह पाएंगे कि ग्लोब में उत्तरी क्षेत्र में भूमध्य रेखा को मध्यवर्ती रेखा माना जाता है। तो भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र में जो राष्ट्र स्थित हैं वे सब के सब विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं और बिल्कुल सही है। और भूमध्य रेखा के नीचे की लाइन में जितने भी राष्ट्र स्थित हैं वे सब विकासशील या अविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। ये उत्तर दक्षिण है। तो उत्तर दक्षिण के बीच संवाद होना चाहिए। उत्तरी राष्ट्रों की समस्या यह है कि वे दक्षिण राष्ट्रों को सहायता तो दे सकते हैं, देने का तैयार है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध बनिया दृष्टिकोण रखते हैं। बनिया यदि कोई हता अन्यथा न ले, बनिया दृष्टिकोण का मतलब है आर्थिक लाभ। वे इन देशों में, विकासशील और अविकसित देशों में अपने पूंजी निवेश कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। दुनिया का कोई भी राष्ट्र, कोई भी विकसित देश यदि विकासशील देश में कुछ भी कर रहा है, उसके पीछे उसका एक मात्र उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना और किसी न किसी प्रकार से उन राष्ट्रों का शोषण करना। तो ये उत्तर दक्षिण के बीच। अच्छा, दक्षिणी राज्य, दक्षिण में स्थित जो राष्ट्र हैं, उनका यह सोचना है कि विकसित देशों ने हमारा सैकड़ों वर्षों तक शोषण किया, हमारे समस्त संसाधनों को अपने अधीन कर लिया था, हम पर सभी प्रकार के अत्याचार किया, अन्याय किए,
इसलिए उनका यह दायित्व बनता है कि हमारे राष्ट्र के विकास में वो योगदान करें, सहायता करें और हमको सभी प्रकार से सहयोग करें। ये उत्तर दक्षिण का विवाद है। तो खैर वो तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है। हम इस तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक विकास की चर्चा करें। देखें राजनीतिक विकास की परिभाषा। लुसियन पाई जो राजनीतिक विकास की अवधारणा का सबसे बड़ा समर्थक है। लुसियन पाई कहता है राजनीतिक विकास संस्कृति का मिश्रण है, संस्कृति का फैलाव है, व्यापक होना उसका, और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप बनाने के लिए, जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप बनाने। हमें कई प्रकार की पुरानी अवधारणाएं होती हैं। उन पुरानी अवधारणाओं को यदि हम हमेशा लेकर चलें तो हम अपना समुचित विकास नहीं कर पाएंगे। हम वर्तमान जीवन के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे। तो पाई कहता है जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप बनाने या उनके साथ सामंजस्य बैठाना है। आप जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड तो बहुत ज्यादा परंपरावादी राष्ट्र माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों की विशेषता यह है कि वे पुरानी चीजों को इस प्रकार से संशोधित करते हैं कि वह आधुनिक युग के अनुकूल हो जाता है। यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए आज से हजारों वर्ष पहले वहां पर संसद बनी थी, संसद अभी भी है। राजवंश की स्थापना हुई थी, राजवंश अभी भी है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की स्थापना हुई थी, अभी भी है। लेकिन इन सब चीजों को उन्होंने युगानुकूल परिवर्तित कर लिया है, और युगानुकूल परिवर्तित हो जाने के कारण आज इनके समाप्त होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। उन्होंने देखा राष्ट्र की तरफ मार्ग में बाधक बनता आ रहा है, राजतंत्र की पूरी शक्तियों को समाप्त कर दिया। उन्होंने देखा हाउस ऑफ लॉर्ड्स प्रगति के मार्ग में अवरोध बनकर खड़ा हो रहा है, उसको उन्होंने पूरा नाम मात्र का द्वितीय सदन बनाकर कर दिया। ये सामंजस्य दिखाना, ये सामंजस्य जब तक आप नहीं दिखाएंगे तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। इसके बाद आमंड और पावेल कहते हैं राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध विभेदीकरण, राजनीतिक संरचना का अभिवृद्ध विभेदीकरण मतलब राजनीतिक संरचना ऐसी होनी चाहिए कि वहां पर सब काम करने के लिए अलग अलग संस्थाएं होनी चाहिए, हर काम के लिए अलग संस्था होनी चाहिए। उससे क्या हो, यदि एक काम एक संस्था के द्वारा होगा तो उसमें विशेषज्ञता आएगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और आपको चीज जो मिलेगा वह अच्छा से अच्छा चीज मिलेगी। तो अभिवृद्ध विभेदीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति जब पूरे देश में व्याप्त हो जाती है और इस ढंग से उनको प्रशिक्षित किया जाता है, इस ढंग से उसको संस्कृत किया जाता है कि वे राष्ट्र के अनुकूल अपना जीवन यापन कर सकें, अपना समायोजन कर सकें। उस स्थिति को राजनीतिक विकास आमंड और पावेल कहते हैं। तो राजनीतिक विकास का मतलब हुआ देश में ऐसी व्यवस्थाओं की स्थापना करना जिससे देश आगे बढ़ सके, ये है राजनीतिक विकास। और इस संदर्भ में इस राजनीतिक विकास की प्रकृति को सबसे बढ़िया समझाया है लुसियन पाई। आमंड पावेल भी इसी क्रम में है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व लुसियन पाई के विचारों को दिया जाता है। देखिए लुसियन पाई राजनीतिक विकास को किस प्रकार से समझाते हैं। सबसे पहला है समानता। समानता क्या है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार देश के हर नागरिक को होगा। क्या समानता की स्थापना हो गई? संविधान में लिख देने मात्र से क्या समानता की स्थापना हो सकती है? नहीं हो सकती। इस समानता का अर्थ
लुसियन पाई विवेचित करता है। लुसियन पाई कहता है कि जनता आदेश मानने के स्थान पर निर्णय में सहभागी बनेगी। पहली बात, जनता आदेश मानने के स्थान पर निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनेगी। निर्णय निर्माण प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया, किसी भी विषय पर निर्णय कौन लेता है? राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा लिए जाते हैं। सीधी बात है, शासन के द्वारा निर्णय लिया जाता है। जब शासन निर्णय लेवे, अपनी मर्जी से निर्णय न लेवे, जनता की उसमें सहभागिता हो। जनता कैसे सहभागी बनेगी? कि जब शासन निर्णय लेने के लिए बैठे तो वहां पर जनता पहुंच जाएगी? नहीं। तो फिर जनता अभिव्यक्त कर अपनी बातों को, अपनी स्थिति को, अपने उस विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेगी। ये सब चीजें राजनीतिक व्यवस्था तक पहुंचनी चाहिए, ताकि राजनीतिक व्यवस्था किसी भी विषय पर जब निर्णय लेने के लिए बैठे तो इन सभी विचारों को वह सुने, विचार करे और फिर अंत में निर्णय ले। तो जनता आदेश मानने के स्थान पर निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बने। ऐसा नहीं कि शासन को करने का काम हमको कोई मतलब नहीं। जनता के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त होनी चाहिए। आज जनसंचार के माध्यम इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि कहीं पर एक छोटी सी घटना घटती है, पूरी दुनिया में 1-2 मिनट के अंदर या कुछ ही समय में वह विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है। तो जब इतने ज्यादा जनसंचार के माध्यम इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो जनता को अपनी प्रतिक्रिया अवश्य ही देनी चाहिए। फिर दूसरी चीज, राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति उदासीन न रहकर अधिक रुचि लेना शुरू कर दी। राजनीतिक प्रक्रिया, राज्य में राज्य है, शासन है, शासन पर एक प्रकार के कार्य करने होते हैं। इन सभी कार्यों के प्रति जनता की नजर रहनी चाहिए कि शासन क्या कर रहा है, किस ओर काम कर रहा है, किस ओर उसका ध्यान है, किस ओर उसका ध्यान होना चाहिए। जनता की जागरूकता बढ़नी चाहिए। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक शासन समुचित ढंग से काम नहीं कर पाए। आखिरकार शासन की स्थापना जनता के कल्याण के लिए की जाती है। जनता का कल्याण शासन की तुलना में जनता ज्यादा समझती है, और जब जनता ज्यादा समझती है तो वह अपने विचारों को, अपने कल्याण की बात को अभिव्यक्त करना चाहिए। और तीसरी चीज, समानता के प्रति अधिक संवेदनशीलता। समानता, आज हम अमेरिका को दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित राष्ट्र मानते हैं। दुनिया के बिग 5 में सबसे 1 नंबर पर है अमेरिका, लेकिन वहां पर अभी भी काले और गोरे के बीच भेदभाव की नीति है। इंग्लैंड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र माना जाता है, लेकिन वहां पर भी अभी समानता की स्थापना नहीं हो सकी है। और समानता की स्थापना नहीं हुई, इंग्लैंड में भी नहीं हुई, और इसीलिए इंग्लैंड ने पूरी दुनिया में उपनिवेश स्थापित किए थे ताकि वह उनका शोषण कर सके कि अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी उपनिवेश के लोग सब उनके अधीन होकर काम करने के लिए बाध्य हैं। तो इंग्लैंड में भी समानता नहीं है, अमेरिका में भी समानता नहीं है। तो समानता के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। एक राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक दृष्टि से समान होना चाहिए, उसके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, उसको समान अवसर मिलना चाहिए। समानता का मतलब ये नहीं कि सबको 10-10 लाख रुपए दे दिया जाए, नो। समानता का मतलब है अवसर की समानता, समानता का व्यवहार करना। और समानता का व्यवहार जहां कहीं भी नहीं मिलता है वहां पर जनता की संवेदनशीलता सामने आनी चाहिए। और इसी समानता में चलता है सर्वव्यापी नियमों के प्रति सर्वव्यापी स्वीकृति विकास होनी चाहिए। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो कानून है, इसके प्रति जनता का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज का छोटा सा वर्ग उसका विरोध करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सर्वमान्य नियम है, जैसे भारत में संविधान है, संविधान के प्रति हर व्यक्ति के मन में आस्था का भाव होना चाहिए। संविधान है, हमने बनाया, हमारे
प्रतिनिधियों ने बनाया, उसको लागू किया गया। आज भी संविधान चल रहा है, तो संविधान के प्रति सबके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। जनता के मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए उन चीजों के लिए। ये है समानता। समानता पुस्तक में लिख देने से, संविधान में उल्लेख कर देने से समानता की स्थापना नहीं हो जाती। समानता वास्तविक रूप में राष्ट्र में स्थापित होनी चाहिए। दूसरा है क्षमता। लुसियन पाई कहता है राजनीतिक विकास का दूसरा तत्व है क्षमता। क्षमता, राष्ट्र में क्षमता होनी चाहिए, काम कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। कौन कौन सी क्षमता होनी चाहिए? सबसे पहले राजनीतिक मामलों का उचित प्रबंधन। जितना बड़ा देश होगा उतनी अधिक समस्याएं होंगी। दुनिया का कोई भी देश समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। हर देश में समस्याएं हैं, लेकिन यदि समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के निराकरण का उचित प्रबंध होना चाहिए। जब तक उचित प्रबंध नहीं होगा, और उचित प्रबंधन कौन करेगा? राजनीतिक व्यवस्था अर्थात शासन के द्वारा उचित प्रबंध किए जाए। तो राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह देश में उठने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं का वह उचित प्रबंध कर सके, उसका निराकरण कर सके। समानता का संबंध आम जनता से, पूरे पर्यावरण से, पूरे राष्ट्र से, हर नागरिक से है, हर व्यक्ति से। क्षमता का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है, शासन से। तो राजनीतिक मामलों का उचित प्रबंधन, फिर राजनीतिक विवादों पर सार्थक नियंत्रण। राजनीति का मतलब भी होता है विवादों का उचित प्रबंधन करना, विवादों को समाप्त करने के लिए उचित कार्य करना राजनीति का मूल तत्व है। तो राजनीति में, देश में सभी कई प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इन विवादों का समाधान होना चाहिए और सार्थक नियंत्रण होना चाहिए। आजकल आप टीवी में बहस को देखते होंगे। ये बहस किस प्रकार से उनके मुंह से कहलवाया जाता है, किस प्रकार से वहां पर किसी चीज को, एक छोटी सी चीज को किस प्रकार से व्यापक रूप दिया जाता है जनसंचार माध्यमों से। यहां तक कि इस प्रकार के वाद विवादों पर न्यायालय भी टिप्पणी कर चुका है। अभी थोड़े दिन पहले एक महिला का स्टेटमेंट आया था कुरान वगैरह मोहम्मद साहब पर। उसके बारे में पूरे देश में किस प्रकार से हल्ला गुल्ला मचा। तो राजनीतिक विवादों पर सार्थक नियंत्रण होना चाहिए। और तीसरी चीज, जनता की मांगों का उचित निपटान होना चाहिए। शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाना। जनता है वो तो अपने समस्या सामने रखेगी। यह शासन की क्षमता पर निर्भर करता है कि जनता की मांगों को वह किस प्रकार से निपटाने का काम करती है। वस्तुतः हम अपने देश के संदर्भ में कहें तो यह कहा जा सकता है, आज तक भारत में जितनी भी घटनाएं घटी, चाहे हिंसात्मक घटनाएं घटी हों, चाहे देश तोड़ने की घटनाएं घटी हों, चाहे अन्य या आतंकवादी घटनाएं घटी हों, वस्तुतः आज तक हमारे देश में इन चीजों के लिए नीतियां ही नहीं बनाई गई। अमेरिका में एक बार घटना घटी, आतंकवादी घटना। आज तक अमेरिका में कोई बम का एक टुकड़ा भी नहीं गिरा है। एक दो उदाहरण को छोड़ करके द्वितीय विश्व में जापान ने बमबारी किया था, पर्ल हार्बर पर बमबारी किया था, उस इक्का दुक्का घटना को छोड़ करके। और 9/11 को अमेरिका के ट्विन टावर में आतंकवादियों ने विमानों से हमला किया था। इसके अलावा अमेरिका में आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ अमेरिका की भूमि में। लेकिन जब 9/11 की घटना घटी, उसके बाद आप देख लीजिए अमेरिका में आज तक कोई दूसरी आतंकवादी घटना नहीं घटी। लेकिन क्यों? क्योंकि अमेरिका में स्पष्ट नीति है आतंकवादी घटनाओं की, स्पष्ट नीति, नो मतलब नो।
और ऐसी स्थिति एक बार आई कि न्यूयॉर्क के मेयर को इतनी शक्तियां दे दी गई जितनी राष्ट्रपति को भी शक्तियां प्राप्त नहीं थी। ये होता है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति। लेकिन भारत में आज तक कितनी सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी घटनाएं घट चुकी हैं, सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं, लेकिन आज तक नक्सलवादी घटनाओं को तो आप जानते ही होंगे। आज तक इस प्रकार के कार्यों से, इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए शासन ने कोई नीति ही नहीं बनाई, न पहले बनी थी न आज बनी थी। जब तक इस प्रकार से स्पष्ट नीति नहीं बनेगी तब तक देश सुधर नहीं सकता। चलने की तो बात होती है, सुधर नहीं सकता। तो ये क्षमता होनी चाहिए। और फिर जब क्षमता की बात होती है तो राजनीतिक व्यवस्था के सामने एक समस्या आती है कि उसका मुख्य उद्देश्य है देश की अखंडता और एकता को सुदृढ़ बनाना, और वो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने समस्त प्रकार के कार्यों का संपादन करती है, नीतियां बनाती है। कहीं उसकी नीति ऐसी न हो जाए कि राष्ट्र की एकता खतरे में पड़ जाए, राष्ट्र में शांति व्यवस्था की स्थापना करें, शांति की भी और व्यवस्था की भी, और देश की एकता को मजबूत रखें। ये शासन का उद्देश्य होता है। और राष्ट्र में जो शासन जितनी अच्छी तरह से अपनी क्षमताओं का पालन कर, अपनी क्षमताओं का उपयोग करेगी, तो देश उतना मजबूत होगा। और तीसरा है विभेदीकरण। विभेद का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्नता। तो विभेदीकरण होना चाहिए। ये विभेदीकरण उसके कार्य प्रणाली की ओर इंगित करता है। तो समानता का संबंध आम जनता से है, पूरे देश से, पर्यावरण से। क्षमता का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से, और विभेदीकरण का संबंध राजनीतिक संस्थाओं के क्रियात्मक पक्ष से है कि इस प्रकार से आप राजनीतिक संस्थाओं का गठन करिए, संगठन करिए कि उसमें विशेषज्ञता उत्पन्न हो। विशेषज्ञता का मतलब जब एक संगठन एक काम करेगा तो उसमें वो माहिर हो जाएगा, विशेषज्ञ हो जाएगा। जब विशेषज्ञ हो जाएगा तो काम और अच्छी तरह से चलेगा, काम अच्छी तरह से होगा, कार्य कुशलता बढ़ जाएगी, दक्षता बढ़ जाएगी, लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाएगा और अच्छी तरह से हासिल होगा, बिना किसी त्रुटि के लक्ष्य हासिल होगा। इसलिए हर काम को करने के लिए अलग अलग संगठन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही संगठन में सभी प्रकार के काम करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संस्थाओं में विभेदीकरण होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? संरचनात्मक विभेदीकरण होना चाहिए। जैसे भारत का विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एक विदेश सचिव, उसके अधीन कम से कम 20-25 अतिरिक्त सचिव होते हैं, मतलब अलग अलग भाग बटा हुआ है। कोई एशिया के मामलों को देखता है, कोई चीन के मामलों को देखता है, कोई दक्षिण पूर्वी एशिया के मामलों को देखता है, कोई पाकिस्तान को देखता है, कोई अपने पड़ोसी देशों को देखता है, कोई मध्य पूर्व या अरब देशों को देखता है, कोई अमेरिका को देखता है। अलग अलग सेल्स बने हुए, अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं। ये सभी प्रकोष्ठ उन देशों में घटने वाली घटनाओं पर नजर रखते हैं और ये अपनी रिपोर्ट देते हैं विदेश मंत्री, और तब जाकर विदेश मंत्री अपनी विदेश नीति का निर्धारण सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बैठकर करता है। इसी प्रकार से जैसे वित्त विभाग है, हम वित्त को तो बोलते थे कि वित्त मंत्रालय है एक, लेकिन उसके अनेक विभाग हैं, अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। कोई कर वसूल करता है, कोई कर निर्धारित करता है, कोई करों की चोरी रोकता है, कोई करारोपण के लिए नीतियां बनाता है, अलग अलग प्रकार के, कोई खर्च करता है, अनेक प्रकार के उसके छोटे बड़े सेल्स है, प्रकोष्ठ है, और ये सब अपने काम में माहिर होते हैं।
क्योंकि एक ही काम करना है। जैसे प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में श्रम विभाजन और कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कार्य विशेषीकरण प्लेटो का आदर्श राज्य में प्लेटो कहता है कि जब एक व्यक्ति एक ही काम जीवन भर करेगा तो वह उसमें विशेषज्ञ हो जाएगा। इसी प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में संस्थाएं इस ढंग से स्थापित होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता पूर्वक काम करे। महाविद्यालयों में जो प्रोफेसर साहब को पढ़ाते हैं, क्या ही यहां पर भी विशेषज्ञता है कि एक विषय में जो प्रोफेसर है वह प्रोफेसर उसी विषय को पढ़ाएगा, दूसरों को नहीं पढ़ाएगा। और भी बड़े बड़े कॉलेज में जहां कॉलेज में यदि आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि एक शिक्षक एक ही पेपर सभी क्लासेस में पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए कोई भारतीय शासन राजनीति में एक्सपर्ट है तो वह हर क्लास में उसको भारतीय शासन राजनीति पढ़ाने के लिए अवसर दिया जाता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसकी विशेषज्ञता है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय उसको दिया जाएगा। विशेषज्ञता के आधार पर काम होना चाहिए। विशेषज्ञता के आधार पर काम होगा तो काम अच्छी तरह से होगा। एक संरचना में प्रक्रियात्मक विभेदीकरण, ये पहले पॉइंट का अनुरूप है। संरचना के आधार पर उसका विभेद होना चाहिए और उनके बीच सबसे महत्वपूर्ण चीज है बेहतर तालमेल, समन्वय। एक उदाहरण आपको देता हूं। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था योजना के अंतर्गत ये योजना बनाई उसने कि हर ग्राम पंचायत को हम कंप्यूटर दे दिया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कंप्यूटर दे दिया तो इंटरनेट लाइन नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी लाइन है तो वो 2 घंटे आती है, 22 घंटे बंद रहती है। कहीं पर कंप्यूटर दे दिया तो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। तो कंप्यूटर मंगा लिए गए करोड़ों रुपए के, लेकिन सब बेकार हो गए। समन्वय कहाँ हुआ? तो विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। बेहतर समन्वय कार्य को बहुत शीघ्रता से करता है और सफलतापूर्वक काम करता है। यही समन्वय की स्थापना अमेरिका के संविधान में हम देखते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस के द्वारा, नियंत्रण और संतुलन के द्वारा। तो संतुलन का होना आवश्यक है, बेहतर समन्वय का होना आवश्यक है। विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न प्रखंडों के बीच मतभेद न हो, उन्हें काम करना है, मिलजुल कर काम करना है। किस प्रकार से काम करना है? कहीं पर कोई सड़क बनना है लेकिन बीच में बिजली का खंभा है, बिजली विभाग खंभे को हटाने के लिए तैयार नहीं है, सड़क कैसे बनेगी? और अपने रायपुर में एक बात महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर भी नई सड़क बनी उसके हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर वो सड़क जरूर खुद जाती है, उसकी खुदाई हो जाती है, मतलब गड्ढा सामने आ गया है, फिर उसका मेंटेनेंस नहीं होगा, गड्ढा वैसे पड़ा रहेगा। कोई काम करने के लिए गड्ढा खोद दिया, फुर्सत है उसका मलबा वही पड़ा रहता है, तो सब वैसे रहता है, तालमेल नहीं होता। तो समन्वय का होना आवश्यक है। तो विजन पाई राजनीतिक विकास को इस ढंग से समझाता है कि उसमें 3 चीजें होती हैं, एक समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विभेदीकरण। अब एक दूसरे विचारक आमंड और पावेल को भी ले लेते हैं। आमंड पावेल भी इसी क्रम से इन तीनों चीजों को स्वीकार करते हैं। आमंड और पावेल कहते हैं कि भूमिका विभेदीकरण, ये विभेदीकरण का रूप है, एक ही चीज है। दूसरा है उपव्यवस्था स्वायत्तता, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या? उपव्यवस्था स्वायत्तता, जैसे भारत में केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार उपव्यवस्था है, और ग्राम पंचायती व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था और जैसे नगर निगम आदि की व्यवस्था, ये उपव्यवस्था की अन्य उपव्यवस्था है। तो इन उपव्यवस्थाओं को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब होता है आपको जो शक्तियां दी गई हैं आप उनका स्वविवेक से प्रयोग करिए, सीमा में रहते हुए।
उसको कहते हैं उपव्यवस्था स्वायत्तता। लेकिन भारत में होता क्या है, पंचायती राज व्यवस्थाओं को विभिन्न प्रकार की शक्तियां दे दी गई, लेकिन शासन का मूल तत्व है, शासन की जान है पैसा। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता। पैसा दिया नहीं, शक्तियां दे दी, शक्तियों का उपयोग कैसे हो। मतलब पंचायती राज संस्थाएं नीतियां बना सकती हैं, लेकिन उस नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो पैसा चाहिए शासन सैंक्शन करता है, क्योंकि पंचायतों के पास तो पैसा अपने आप आता नहीं है, कोई टैक्स तो लगाते नहीं है, तो काम कैसे होगा। तो उनकी स्वायत्तता का कोई अर्थ नहीं है। राज्य सरकारों का आपने स्थापना कर दी, लेकिन राज्य सरकारें कितना पैसा वसूल कर पाती है टैक्स आदि के द्वारा। आज की तारीख में राज्य सरकारों का लगभग 60-65% राशि, उनके खर्च करने के लिए राशि केंद्र सरकार से दी जाती है, और केवल 35-40% राशि ही राज्य सरकारें अपना खर्च का प्राप्त उगाती है अपने स्रोतों से। मतलब जो राज्य सरकारें अपने कुल खर्च का 60% केंद्र से प्राप्त करके करना चाहती हैं, उनके कार्यों में स्वायत्तता कैसी आएगी। ये है उपव्यवस्था स्वायत्तता। उपव्यवस्था को स्वायत्त होना चाहिए। आपने संविधान में उनकी शक्तियां का उल्लेख कर दिया, बहुत अच्छी बात, उनको काम करने दीजिए, लेकिन काम करने के लिए पैसे भी चाहिए। आप उनको पर्याप्त पैसे तो दीजिए, और नहीं तो क्या करती है राज्य सरकारें, अपनी नीतियां बना लेती हैं और पैसे के लिए केंद्र की ओर से बात देती रहती है। उपव्यवस्था स्वायत्तता। और तीसरा लौकिकीकरण का संबंध समानता से है कि पूरे देश में जनता में जागरूकता होनी चाहिए अपने कार्यों के प्रति। जनता इतनी जागरूक हो जाए कि वह निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेना शुरू करे, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में उसकी भूमिका स्पष्ट हो। ये तीनों चीजों की ओर आमंड और पावल ने भी अपना ध्यान किया है। ये हुआ आमंड पावल का। अब देखिए विशेषताएं, राजनीतिक विकास की विशेषताएं, वही चीजें आएंगी जो इसके पहले चर्चा में आ चुकी हैं। थोड़ा सा पुनः देख लेते हैं। एक है समानता के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण। समानता वास्तविक व्यवहार मानना चाहिए। केवल पुस्तक में लिख देने से, संविधान में सम्मिलित कर देने से या न्यायपालिका को समानता के अधिकार का संरक्षक बना देने से नहीं होगा। वास्तविक रूप में समानता की प्रकृति में समानता की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था में नीति निर्धारण और कार्यान्वयन क्षमता। राजनीतिक व्यवस्था में इतनी क्षमता होनी चाहिए जो पूरे देश के नीति निर्धारण कर सके, नीतियों का निर्माण करे, और उन नीतियों को क्रियान्वित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। आपने नीति बना दी, लेकिन आप में क्षमता नहीं है काम करने की, आप क्या कर लेंगे। तीसरी चीज, राजनीतिक कार्यों का विभेदीकरण और विशेषीकरण। हर काम को करने के अलग अलग संगठन होना चाहिए। एक संगठन हो मूल संगठन, उस संगठन के अंदर अलग अलग चीजें करने के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। विशेषीकरण भी होना चाहिए। विशेषीकरण तब होगा जब विभेदीकरण होगा। लौकिकीकृत राजनीति, इसकी चर्चा भी इसके अंदर आ चुकी है कि आम जनता के मन में एक जागरूकता का भाव होना चाहिए। वह हमेशा अलर्ट रहे कि शासन क्या करने जा रही है, शासन को क्या करना चाहिए, शासन के द्वारा किए गए कार्यों का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये उसकी विशेषता है। अब देखें राजनीतिक विकास की अवस्थाएं। राजनीतिक विकास की अवस्था कौन कौन सी है? क्या एकदम से कोई राष्ट्र विकास के स्तर पर पहुंच जाता है या विकसित अवस्था में पहुंच जाता है? नहीं, उसकी अलग अलग अवस्थाएं। सबसे पहले है राज्य निर्माण का स्तर। सबसे पहले आप राज्य का निर्माण तो करिए, राज्य पहले बना। राज्य निर्माण के स्तर में केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो, विभिन्न समूहों का सत्ता के अधीन आना चाहिए। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, कटा फटा भारत था, एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना की गई,
और भारत में जितने भी देशी राज्य थे उस जमाने में, इन सभी देशी राज्यों को किसी न किसी प्रकार से भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए, भारत के अधीन सम्मिलित होने के लिए मनाया गया, समझाया गया, और नहीं माने उनको बाध्य किया। तो 1947 में हमको जो भारत मिला था वो आधा अधूरा था। उस जमाने के नेताओं ने मिलकर के बहुत काम किया, भारत को संगठित और एकीकृत किया। ये पहला स्तर है। दूसरा है राष्ट्र निर्माण का स्तर है। राष्ट्र क्या है? एक भावना है कि भारत हमारी माता है, भारत हमारा राष्ट्र है। यह भावना जब लोगों में आती है तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्रीयता एक भावना है और कुछ नहीं। राज्य ठोस चीज है, राज्य को हम देख सकते हैं, राष्ट्रीयता को महसूस किया जाता है। तो सबसे पहले निष्ठा और प्रतिबद्धता उत्पन्न करनी। निष्ठा किसके प्रति? संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति, राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, तब जाकर राष्ट्र बनता है। ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग कहे कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ये गलत है। वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रतिबद्धता उत्पन्न करना और निवेशों का समर्थन बढ़ाना। निवेशों का समर्थन बढ़ाना का मतलब है सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उन कार्यों के प्रति जनता का समर्थन बढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि जनता शासन के कार्यों का समर्थन नहीं करेगी तो शासन काम नहीं कर पाएगी। तो शासन के द्वारा ऐसे कार्य किए जाना चाहिए जिससे जनता का विश्वास बढ़े, जनता का समर्थन प्राप्त हो। और तीसरा है सहभागिता में वृद्धि होनी चाहिए। धीरे धीरे करके क्रमिक रूप में जनता की सहभागिता में वृद्धि होनी चाहिए। 1950 में जब भारत में पहला चुनाव हुआ था उस समय क्या स्थिति थी कि हर वोटर, हर उम्मीदवार के लिए मतपेटी अलग अलग रखी गई थी। मतलब मतदाता आता था और चुनाव चिन्ह को देख करके वह उस पेटी में अपना वोट, अपना मतपत्र डाल देता था। चाहे उसमें वो कुछ स्टाम्प लगाया हो, रबर स्टाम्प लगाया हो, मोहर लगाया हो, या न लगाया हो। यदि बॉक्स में कोई मतपत्र मिला उसको मान लिया जाता था कि ये उसी को वोट दिया गया है। ये 1950 की घटना है। आज 2022 में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कर रहे हैं। जनता की सहभागिता में वृद्धि होनी चाहिए। और चौथी चीज है वितरण का स्तर। शासन जो की नीतियां बनाए पूरे राष्ट्र को व्यापक रूप में देख करके बनाए। एक वर्ग विशेष, एक क्षेत्र विशेष, एक संप्रदाय विशेष पे कोई काम न करे। जब उसके सामने पूरा राष्ट्र होता है, एक राष्ट्र होता है, पूरे राष्ट्र के कल्याण के उसको काम करना चाहिए। ये उसकी चार अवस्थाएं। अब देखें समस्याएं। राजनीतिक विकास के मार्ग में भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। सबसे पहली समस्या है राष्ट्र निर्माण की समस्या। आपने राज्य का निर्माण कर दिया, लेकिन जबरदस्ती बंदूक की नोक पर आप राज्य की एकता को बनाए नहीं रख सकते। सोवियत संघ में क्या हुआ था? सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन ने आसपास के विभिन्न राज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ में सम्मिलित कर दिया था। जब तक शक्ति का शासन था तब तक ये सभी गणराज्य सोवियत संघ के साथ रहे। जैसे थोड़ी सी ढील मिली, पूरे के पूरे उपनिवेश, पूरे गणराज्य स्वतंत्र हुए, अलग हो गए। रोमन साम्राज्य, पूरा यूरोप था रोमन साम्राज्य का अधीन। थोड़ी सी ढील मिली, केंद्रीय शासन थोड़ा सा ढीला हुआ, पूरा रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। चीन में भी इसी प्रकार की विभिन्नता है, लेकिन जब तक चीन का केंद्रीय शासन शक्तिशाली है, कठोरतापूर्वक शासन कर रहा है, तब तक चीन में एकता बनी। तो
सबसे पहले राष्ट्र निर्माण का स्तर, तो राष्ट्र निर्माण इस सबसे बड़ी समस्या होती है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता यह व्यक्ति पर निर्भर करती है, व्यक्ति पर निर्भर है। जैसा कि हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा उस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है। तो प्रधानमंत्री जितना सक्षम होगा, देश का शासन उतना बढ़िया होगा। आप इसके पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन को देख लीजिए और आज नरेंद्र मोदी के शासन के साथ उसकी तुलना करिए। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता उस एक व्यक्ति के विजन पर निर्भर करता है। इसलिए कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। तीसरी समस्या है समानता की समस्या। समानता की समस्या दुनिया के सभी देशों में है, किसी देश में नहीं है, उनके पास नहीं है। सब तो समानता की समस्या ये बनी ही रहेगी। आप इसको जितना भी बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करिए, समानता की स्थापना पूरी तरह से स्थापित नहीं की जा सकती। चौथा है सहभागिता। सहभागिता बढ़नी चाहिए। जब तक सहभागिता जनता की नहीं बढ़ेगी, राजनीतिक व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी। फिर है मॉडल का चयन। मॉडल मतलब आप कौन सी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, राजनीतिक विकास के लिए या राज्य के विकास के लिए आप कौन सी शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। संसदीय चाहते हैं या अध्यक्षात्मक चाहते हैं, एकात्मक चाहते हैं या संघात्मक चाहते हैं, वंशानुगत चाहते हैं या गणतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं, प्रजातांत्रिक चाहते हैं या लोकतांत्रिक चाहते हैं या कुलीनतंत्री चाहते हैं। जिस मॉडल को जनता का समर्थन, व्यापक समर्थन प्राप्त होगा, वही राजनीतिक व्यवस्था स्थिर होकर काम करती है, स्थायी रहती है। तो शासन व्यवस्था में स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन उसमें उसके कार्यों में गतिशीलता होनी चाहिए। जैसे हमने अपने देश में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की। ये बात और है कि जहां पर बहुदलीय पद्धति होती है, संसदीय व्यवस्था सफल नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया और आज भी वो अच्छी तरह से चल रहा है। न केवल चल रहा है, अभी तो दौड़ रहा है। तो मॉडल के चयन की समस्या है। एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करिए जिस पर पूरी जनता का व्यापक समर्थन मिले। फिर है राजनीतिक स्थायित्व की समस्या। राजनीतिक स्थायित्व का मतलब है राजनीतिक व्यवस्था स्थायी होना चाहिए, मतलब संविधानवाद होना चाहिए। एक नया शब्द आया, संविधानवाद। संविधानवाद का मतलब होता है, एक लाइन में बताता हूं, जिस देश में संविधान के अनुकूल सत्ता परिवर्तन होता हो, उस स्थिति को संविधानवाद कहते हैं। संविधान के अनुकूल सत्ता परिवर्तन का मतलब, संविधान कहता है कि मान लीजिए अपने भारत के संदर्भ में संविधान कहता है कि 5 साल में बाद चुनाव होगा। ओके, चुनाव हुआ, जिसको बहुमत मिला उसको शासन करने का अधिकार मिलेगा। और यदि ऐसा सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है तो उस स्थिति को संविधानवाद। मान लीजिए कोई बहुत ही लोकप्रिय शासक पर गए, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन चुनाव में हार जाता है, तो सहज रूप में सत्ता नहीं छोड़ता। यदि कोई सहज रूप में सत्ता न छोड़े, सत्ता पर काबिज, शक्ति के बल पर वह काबिज रहना चाहिए, उसको संविधानवाद नहीं कहेंगे। जैसे पिछले दिनों अमेरिका में हुआ था ट्रंप के साथ, ट्रंप के द्वारा घटना घटी थी। जब ट्रंप चुनाव में हार गए, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर के जो धमाचौकड़ी मचाया था वाशिंगटन की कैपिटल हिल में, कि उसकी आज इंक्वायरी चल रही है, सत्ता परिवर्तन हुआ। यह ऐसा पहली घटना घटी थी अमेरिका में। आज तक किसी भी पराजित व्यक्ति ने सत्ता प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं किया। तो संविधानवाद है, मतलब
संविधान का पालन, ये संविधानवाद है। राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, मतलब चुनाव हो, शासन सत्ता पर लोग आए, जिसको बहुमत मिला उसको शासन करने का अधिकार हो और वह शासन करे, ये राजनीतिक स्थायित्व है। और संविधानवाद, संविधान का पालन होना चाहिए। फिर है राजनीतिक दल और दबाव समूह। ऐसे भी राजनीतिक दल बन जाते हैं जिनका उद्देश्य है सत्ता प्राप्त करना छोड़ करके कोई और है। ऐसे दबाव समूह बन जाते हैं जो काम करने देना नहीं चाहते, काम होने नहीं देना चाहते। ये समस्या है, अपने देश में बहुत ज्यादा समस्या है। राजनीतिक दलों की संख्या 3000 के ऊपर है, जिसमें से 2000 का लगभग अता पता नहीं है। तो इन्होंने राजनीतिक दल क्यों बनाया? इनकम टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स नहीं लगता। बहुत लंबी चौड़ी कहानी। फिर है हिंसात्मक राजनीति। राजनीति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। अभी पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में राजनीति में हिंसा हुई थी, चुनावी हिंसा हुई थी। इस प्रकार से कुछ समस्याएं हर देश में, विशेष करके विकासशील देशों में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आगे देखिए राजनीतिक विकास के द्योतक क्या क्या है, कि कौन सी चीज होने पर हम कहेंगे कि उसमें राजनीतिक विकास के लक्षण आ रहे हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण यदि है, राष्ट्र पूरी तरह से मजबूत है, सुदृढ़ है, तो वो पहली चीज। दूसरा है मतदान प्रतिशत में वृद्धि। मतदान प्रतिशत में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। फिर है जनसहभागिता। इसकी चर्चा व्याख्यान के अंतर्गत आ चुकी है कि जनता की सहभागिता निरंतर बढ़ते रहनी चाहिए। फिर है जनसंचार साधनों की खपत। खपत का मतलब मोबाइल लेकर के बैठे रहना नहीं, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, समाचार, मैगजीन्स, इनकी बिक्री होनी चाहिए। फिर आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो देखिए जनसंचार साधनों की खपत होनी चाहिए। आपको पता है कि अपने भारत में सबसे ज्यादा समाचार पत्रों की खपत केरल में होती है, क्योंकि केरल में साक्षरता का प्रतिशत पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। फिर है राजनीतिक प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, शक्तियां बटी होनी चाहिए। जितना शक्तियां बटी होंगी उतना मजबूत होगा, तानाशाही की संभावना खत्म होगी, तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फिर है स्थानीय शासन की स्वायत्तता। अभी कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको कहा था, बताया था, यह राज्य सरकारों के खर्चों के बारे में कहा था। तो स्थानीय शासन तथा उप व्यवस्थाओं की स्वायत्तता मिलनी चाहिए। फिर है विधायी सत्रों की अवधि। विधानसभा की, संसद की बैठक बुलाई जानी चाहिए, लेकिन बैठक की अवधि कितनी है ये देखिएगा। और यदि अवधि है, यदि अधिवेशन बुलाए जाते हैं, तो उन अधिवेशनों में काम करने का प्रतिशत कितना होता है, कितना काम, कुल अवधि कितने की सत्र है, उसमें उसने कितना परफॉर्म किया, कितना प्रतिशत काम किया। कई हंगामों की वजह से संसद के, विधानसभा के अधिवेशन स्थगित तो नहीं हो गए, हंगामे होते हैं भारत में। और कभी ऐसा भी होता है कि हफ्तों तक कोई काम नहीं होता संसद में। तो अवधि हो ठीक है, लेकिन उसको काम भी करना चाहिए। फिर है सतर्कता संस्थाओं की संख्या। सतर्कता संस्थाएं, जैसे भी भारत में ईडी का बहुत ज्यादा बोलबाला है, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका बहुत ज्यादा बोलबाला है, क्योंकि इसके छापे अगर बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। जिस देश में सतर्कता संख्याएं जितनी ज्यादा होंगी, उस देश में भ्रष्टाचार उतना कम होगा, क्योंकि यह भ्रष्टाचारी को पकड़कर दंडित करने का काम करता है। फिर विधायी सत्रों में फिर है स्थिर दल व्यवस्था। दल व्यवस्था स्थिर होनी चाहिए, मतलब 2-4 दल होना चाहिए, उससे ज्यादा दल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति, अपना भारत में तो ऐसा होता है कि भारत में व्यक्ति के नाम पर दल बनते हैं, व्यक्ति के नाम पर, सिद्धांत के आधार पर नहीं बनते, कोई लक्ष्य को लेकर के दल नहीं बनते, व्यक्ति के आधार पर दल बनते। और सहमति मूलक राजनीति, ये बहुत जरूरी है कि असंतोष को दबाया न जाए, असंतुष्ट लोगों को समझाया बुझाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि ऐसा ऐसा करना सबके हित में होगा।
सहमति मूलक राजनीति। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुमत है तो आप कुछ भी कर लीजिए, ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फिर विरोध के प्रति सहिष्णुता, हर व्यक्ति को अपना विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो यदि विचार अभिव्यक्त करता है तो उसको विचार अभिव्यक्त करने दीजिए, उसको बोलने दीजिए। फिर जन शिकायत निवारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। जन शिकायत निवारण यह विशेष करके प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जनता शिकायत करे तो उसका शिकायत का निवारण का भी प्रावधान होना चाहिए। फिर जनता प्रतिनिधि संबंध, इनके बीच संबंध होना चाहिए, निकट का संबंध होना चाहिए। और आगे चुनाव आयोग होना चाहिए ताकि चुनाव निष्पक्ष हो सके, स्वतंत्र रूप से चुनाव हो सके। और अंतिम है सेना का अराजनीतिक स्वरूप। सेना को देश की राजनीति से दूर रहना चाहिए। सेना का किसी प्रकार से नेताओं के द्वारा आलोचना नहीं होनी चाहिए। सेना के बारे में उनके मन में कोई कमेंट्स, उनके द्वारा कोई कमेंट्स नहीं किया जाना चाहिए। और सेना का काम है देश की रक्षा करना, और देश की रक्षा करने में उसको मुस्तैद होना चाहिए। सेना को इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि देश में कौन शासन कर रहा है। उसका काम है शासन के, राष्ट्रपति के आदेश का पालन करना। तो सेना का अराजनीतिक स्वरूप होना चाहिए। इस दृष्टि से पाकिस्तान बहुत बैड लकी है, क्योंकि पाकिस्तान में शुरू से ही सेना का राजनीतिक स्वरूप स्थापित हो चुका है। और पाकिस्तान की स्थिति आज में यह है कि सेना जैसा और जिसको चाहती है शासन को वैसा करना पड़ता है, और वही व्यक्ति शासन में आ पाता है। शासन ने अपना समर्थन देना बंद किया, अगले दिन से उस व्यक्ति को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक स्वरूप है, भारत में सेना का अराजनीतिक स्वरूप है। ये है राजनीतिक विकास का चैप्टर। आपको